Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with a very important class with very important topic, and that is related to Article 131. ये जो topic है ये आपके Article 131 से related है Indian Constitution का. We saw last year that Kerala and Chhattisgarh, sued you challenged the center on the constitutional validity of two acts under Article 131 of the Indian Constitution in the Supreme Court. So that is why this article was in news. इसी वजह से ये आर्टिकल ना न्यूज में था, इसलिए इसको पढ़ना, इसको तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए. क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. यू विल गेट द क्लास पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल, नो डाउट इन इट. ओके, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. नाउ बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हियर्स अ वेरी वंडरफुल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी ऑल अबाउट. ठीक है, समझ लेते हैं ये अपॉर्चुनिटी क्या है. ओवर हियर यू कैन सी अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 14th Feb 2021 एट 11 AM इन द मॉर्निंग. सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है. 14th Feb को होने वाला है 11 बजे. यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपकी रैंक 1 से 10 के बीच में आती है तो आपको यूपीएससी सीएसई जीएस का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस पर 1 मंथ का फ्री मिलेगा. ओवर हियर you will stand a chance to win amazing prizes, rewards. You can win from a scholarship pool of 1 crore. ठीक है, and you can also participate in this free combat, free scholarship test. ये एक तरीके का ना आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें 1 करोड़ के पूल से, स्कॉलरशिप पूल से आपको प्राइजेस मिलने का चांस आपका हाई है. ठीक है, you can participate on 14th Feb 11 AM in the morning. What you can do is go to the Unacademy's learning app, then select the goal as UPSC CSE, go to the test section and there Unacademy Combat का आपको बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करना है और इनरोल कर लेना है. लिंक दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इन द वीडियो, बिलो द वीडियो आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो. गो टू दैट लिंक, क्लिक ऑन इट एंड सब्सक्राइब टुडे. आज के आज इसमें फटाफट से एनरोल कर लो. इट इज फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. यू कैन लर्न योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. यू विल नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, right? You will get to know so many new information regarding this test, right, through this test for your preliminary examination. Here is your chance to strengthen up your preparation. Don't miss this chance at any cost. कल आपका टेस्ट होने वाला है 11 बजे मॉर्निंग में. ठीक है, 45 मिनट्स का टेस्ट होगा, जरूर एनरोल कीजिएगा. ओके, सो enroll and let's crack it. So let's start the class. Here, why this article 131 was in the news? सबसे पहले तो ये समझते हैं न्यूज में क्यों था ये आर्टिकल. Because Kerala and Chhattisgarh ना, what they did, they filed a suit in the Supreme Court challenging the constitutional validity of the central laws, these laws passed by the center, that is Citizenship Amendment Act and National Investigation Agency Act. So let us understand this in with clarity. केरला ने क्या किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो था उसके खिलाफ सेंटर को चैलेंज करते हुए एक सूट फाइल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में. ये स्टेट करते हुए कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 एंड 25 को वायोलेट किया जा रहा है इस एक्ट के द्वारा. ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड 25 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो क्या होता है कि हमारी जो कंट्री सेक्युलर फैब्रिक है हमारी कंट्री का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिटी की बात करता है, सेक्युलरिज्म की बात होती है हमारे नेशन में. उस सेक्युलरिज्म को चैलेंज कर रहा है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बाय टारगेटिंग फ्यू सेक्शंस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी ओनली. सो इट ऑल्सो चैलेंजेस पासपोर्ट अमेंडमेंट रूल्स 2015 एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2015 because they have been which they had regularized the stay of non-Muslim migrants from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who had entered India before December 31st, 2014. Now it is not allowing them, right? अब non-Muslim migrants जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो इसको भी वायोलेट किया जा रहा है. पासपोर्ट अमेंडमेंट रूल्स का भी खंडन हो रहा है यहाँ पर. So that is why Kerala has filed a suit challenging the Citizenship Amendment Act last year in Jan 2020. And what about Chhattisgarh has sought a declaration that National Investigation Agency Act 2008 it is purely unconstitutional. तो छत्तीसगढ़ ने तो क्या बोल दिया है यहाँ पर कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है ये पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन द ग्राउंड दैट इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट. क्योंकि पुलिस जो होता है ना वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट होता है स्टेट्स का. इट इज अंडर द रिजर्व्ड सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्स. सो इट हैज अ सेंट्रल पुलिस एजेंसी विच हैज ओवरराइडिंग पावर्स ओवर द स्टेट पुलिस. तो
तो इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट से कोई कंसेंट ही नहीं लिया जाता ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन अगर सेंटर को कैरी आउट करना होता है। तो एनआईए क्या कर रहा है, ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्पिरिट है, ठीक है, ब्रदरहुड की स्पिरिट है, उसका खंडन कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ कंसेंट नहीं लिए जाते, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से, मन मर्जी के हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस पास करती है पुलिसिंग में, ठीक है। तो इस वजह से छत्तीसगढ़ ने बोला है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी का पूरा खंडन हो रहा है इस एक्ट के द्वारा, इसलिए इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। अब इसके लिए आर्टिकल 131 का यूज किया गया केरला और छत्तीसगढ़ के द्वारा। सो व्हाट इज दिस आर्टिकल 131? Article 131 of Constitution talks about original jurisdiction of Supreme Court, where the topmost court deals with any dispute between center and state. ओके तो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ना, जहां सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करता है, वो आर्टिकल 131 के अंडर आता है। सेंटर एंड स्टेट ऑन द वन साइड एंड अनदर स्टेट ऑन द अदर साइड एंड टू और मोर स्टेट्स, मतलब एक साइड पे सेंट्रल स्टेट हो सकता है, दूसरे साइड पे और दो से ज्यादा स्टेट्स हो सकते हैं, उनके बीच में लड़ाई हो सकती है, या दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो सकती है। ये सारी लड़ाइयां कौन हैंडल करेगा? आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि नो अदर कोर्ट कैन एंटरटेन सच अ डिस्प्यूट, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन, सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली सॉल्व। ऐसे कोई डिस्प्यूट होते हैं ना सेंटर या स्टेट के बीच में या स्टेट्स के आपस के बीच में, तो वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा, कोई और कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। आर्टिकल 131 में ऐसा लिखा है। So a dispute to qualify under 131, it has to necessarily be between states and the center. ओके अगर आपको कोई डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना है आर्टिकल 131 के अंडर, तो जरूरी ये होना चाहिए, कंडीशन ये है कि वो डिस्प्यूट, वो झगड़ा स्टेट और सेंटर के बीच में होना चाहिए। एंड इट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, जैसे कि यहाँ पर ओवर हियर यू विल सी दैट दे हैव चैलेंज द एक्ट, दे आर चैलेंजिंग द लॉ, एग्जिस्टिंग लॉज, राइट। तो जो जिस बात पे मुद्दा होना चाहिए वो लॉ होना चाहिए या कोई फैक्ट होना चाहिए, और एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट ऑफ स्टेट और सेंटर, ठीक है। नाउ स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1978 में। जस्टिस पीएन भगवती ने उस केस में कहा था दैट सुप्रीम कोर्ट has to accept a suit under 131, article 131, and the state need not show that its legal right is violated, but only that dispute involves a legal question. ऐसा स्टेट के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि उनको ये शो करना है, प्रूव करना है कि उनकी कोई लीगल राइट का खंडन हुआ है, नहीं। बस जिस मामले में झगड़ा हो रहा है, जिस मामले के ऊपर, जिस मुद्दे के ऊपर झगड़ा हो रहा है, वो मुद्दा जो है वो किसी लीगल क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, किसी लीगल एक्ट या लीगल पॉलिसी या लॉ के ऊपर होना चाहिए, तभी हम उसको आर्टिकल 131 के तहत सुलझाएंगे। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटल पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स व्हिच आर हेडेड बाय different parties. This is another condition about under article 131, ठीक है। तो पॉलिटिकल डिफरेंस होगा, उसको सॉल्व करने के लिए अब आर्टिकल 131 यूज नहीं कर सकते। ओनली अगर कोई लीगल राइट है, कोई लीगल लॉ है, एक्ट है, पॉलिसी है, उसी के ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो वो आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करके उस मुद्दे को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हाउएवर सेंटर हैज अदर पावर्स टू इंश्योर दैट इट्स लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। अब सेंटर के पास और भी पावर्स होते हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि अगर किसी ने चैलेंज कर भी दिया उनके लॉ को, फिर भी उनका लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या पावर्स हैं? सेंटर कैन इशू डायरेक्शंस टू अ स्टेट टू इम्प्लीमेंट लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। इफ स्टेट्स डू नॉट कंप्लाई, मान लो सेंटर ने जो डायरेक्शन स्टेट को दिए कि भैया हमारे लॉज को तुम पूरा पालन करो इनका, और स्टेट्स कंप्लाई नहीं करता, उन डायरेक्शंस को नहीं मानता, तो सेंटर कैन मूव द कोर्ट सीकिंग अ परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट स्टेट्स टू फोर्स देम टू कंप्लाई विद द लॉ। स्टेट इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सेंटर ही सुप्रीम कोर्ट पर जाकर एक इंजंक्शन स्टेट सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर ले लेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे स्टेट्स सेंटर के डायरेक्शंस को माने, उनको फुलफिल करें, उनके लॉ के साथ कंप्लायंस अपनी जारी रखें, ठीक है। तो सेंटर स्टेट से पहले जाकर सुप्रीम कोर्ट से ये परमिशन लेकर, ये ऑर्डर लेकर आ सकता है। The original jurisdiction of Supreme Court does not extend to a dispute arising out of any treaty or agreement or covenant or engagement or other similar instrument executed before commencement of Constitution and continues to be in operation or which provides that jurisdiction of Supreme Court shall not extend to such a dispute। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 131 की jurisdiction है, ये किन केसेस में अप्लाई नहीं होगी? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने से, कमेंस होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले स्टेट और सेंटर के बीच में कोई ट्रीटी थी, कोई अग्रीमेंट या कोई एंगेजमेंट था, जिसके तहत कोई फ्रेमवर्क या कोई फॉर्मेट के ऊपर अग्री किया था सेंटर स्टेट दोनों ने,
तो उसको उस मुद्दे को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से, कमेंस होने से पहले जो ट्रीटी था उस मुद्दे को लेकर कोई अगर डिस्प्यूट आता है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। या मान लीजिए स्टेट जो इंटर स्टेट रिवर होती है उसके पानी के कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज को लेकर कोई मुद्दा है, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के तहत इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई एक सिटीजन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिस्प्यूट लेकर आता है तो वो आर्टिकल 131 के तहत एंटरटेन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्या ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं। देखो, एडवाइजरी कमिटी बैठाती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अंडर इट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सीक एन ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एपिलेट है, अंडर इट्स एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू एडजुडिकेट अपॉन डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग इलेक्शन of president or vice president or involving violation of fundamental rights. So these are the three other kinds of jurisdictions of Supreme Court that you have to remember for prelims. तो ये था आपका article 131 of the Indian Constitution that we studied today. This is extremely important for your upcoming preliminary examination. ये आपके आने वाले preliminary examination के लिए काफी important topic है. Make sure कि आप इसको prepare करते हो. ठीक है. And keep preparing, keep revising and you will get the class PDF on our Telegram channel. Class का PDF आपको Telegram channel पर easily मिल जाएगा. And also do not forget to subscribe to Unacademy's Combat for free. It's India's biggest free scholarship test going to take place on 14th Feb 2021, 11 AM in the morning.